Hello dosto, we discussed in our previous lectures, we discussed ancient architecture, then we discussed medieval India architecture, then now we are going to discuss architecture in modern India. So modern India में आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम देखेंगे। तो इस फेज में जो भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है वो इंडियन रूलर्स के द्वारा बहुत रेयर मतलब नहीं देखने को मिलता है। तो मेनली जो डेवलपमेंट है वो सारा की सारा जो डेवलपमेंट हुआ वो फॉरेनर्स जो इन्वेडर्स आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स लाइक फॉरेन इन्वेडर्स भी नहीं बोल सकते जब, क्योंकि वो भी अलग और मुस्लिम्स एंड जो ऑल इन्वेडर्स थे उनको अलग कर दिया जाए। तो नॉर्मल जो मॉडर्न टाइम में जो यूरोपियन इन्वेडर्स थे उनके द्वारा हुआ। तो इस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है पोर्तुगीज को देखने को मिलता है, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, हम लोग डच लोग कुछ इन्वेट किए, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम पे कब्जा किया, कुछ बातें कुछ पार्ट में रहे। फिर डैनिश, देन सबसे ज़्यादा जो वो रहा टाइम तक जो जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, मैक्सिमम पार्ट पे रूल किया, और सबसे ज़्यादा जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है मॉडर्न इंडिया में वो था ब्रिटिश। तो नाउ हम लोग पोर्तुगीज को थोड़ा देखेंगे, देन फ्रेंच को थोड़ा देखेंगे, डच और डेनिश इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम लोग इसे स्किप करेंगे। देन जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे। सो नाउ राइट डाउन द हेडिंग इंट्रोडक्शन, सॉरी इंट्रोडक्शन एंड राइट डाउन प्री मॉडर्न वर्ल्ड आर्किटेक्चर, रिलीजियस और रॉयल क्लास। तो ये जो आर्किटेक्चर था ये जो मोस्टली रिलेटेड था वो रिलीजन और आर्किटेक्ट रॉयल क्लास से रिलेटेड था। अब उस टाइम रिलीजन मतलब हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो वो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो हम लोगों ने पढ़ा हाँ वो भी सारे जो, तो आर्किटेक्चर हम कहीं भी पढ़े या एंशिएंट में जो भी पढ़ा हमने, मिडाइवल में जो पढ़ा या फिर जो मॉडर्न में पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ वो मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंस था, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट था वो रिलीजन का ही था। अब उस टाइम पे हम एंशिएंट टाइम में देखें तो हिंदुइज्म का इम्पैक्ट था, जैनिज्म, बुद्धिज्म। देन मॉडर्न टाइम में आता है मुगल पीरियड में तो ऑब्वियसली मॉस्क्यूज एंड टॉम्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उसमें मुस्लिम जो रिलीजन है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मॉडर्न टाइम में हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे यहाँ पे जो देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस जिस रिलीजन का देखने को मिलता है वो है क्रिश्चियनिटी। तो ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है तो टेम्पल्स तो बनाए नहीं आएंगे, क्रिश्चियनिटी जीसस के टेम्पल जो चर्चेस हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिलीजन उसका जो रॉयल क्लास है, अब रॉयल क्लास मतलब पुराने टाइम में हम लोग रॉयल क्लास की जो फोर्ट देखे, किले देखे, महल देखे, ऑब्वियसली वो अपने लिए बनाते थे। यहाँ पे जो रॉयल क्लास है वो जो यूरोपियंस हैं, इन्वेडर्स हैं, जो जो टाइम जो रूल कर रहे थे इंडिया पे यूरोपियंस, उन लोगों ने अपने लिए फोर्टिफाइड जो कुछ किले बनवाए या कुछ रहने के लिए जो जगह बनवाई उस हिसाब से जो वाइसराय वगैरह जो भी थे, जनरल वाइसराय, तो उन लोगों के लिए जो रहने की जगह थी वो रॉयल क्लास के लिए थी। तो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइडमेंट मिला हमको, रिलीजियस का जो चर्च थे और रॉयल क्लास जो हाई ऑफिसर लोग थे रहने के लिए ब्रिटिश टाइम में उन लोगों के लिए। तो एवरीडे नीड ऑफ कॉमन मैन वर रथलेसली नेग्लेक्ट। ऑब्वियसली अब ब्रिटिशर्स थे, फॉरेनर्स थे, उनको यहाँ पे सिर्फ ये था कि यहाँ के जो वेल्थ है उसे लूट के वहाँ पहुँचाना है, बिजनेस करना है। और कॉमन मैन की प्रॉब्लम सुनो कोई वो थोड़ी ना था कि भाई चलो आप लोगों के लिए रोड नहीं है, फुटपाथ नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं है तो वो डेवलप करवा देते हैं। तो कॉमन मैन की प्रॉब्लम से उन्हें कोई लेना देना था ही नहीं। तो ऑब्वियसली कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम थी उस पर कोई हमेशा नेग्लेक्ट किया उन लोगों ने, और जो अपने अपर क्लास थे जो जो उन लोगों के लोग थे हमेशा उन्हीं पे फोकस किया। तो सो ब्रिटिशर्स एम टू हाउस देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पीपल एंड वॉट एवर वॉज नेसेसरी टू कंट्रोल एम्पायर एज बिग एज इंडिया। नेक्स्ट लाइन, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ सर्विंग military cantonment and civil lines, they also left the basic problem well alone। तो उसके बाद वही खुद पे फोकस किया, उसके बाद अपने जो हाई ऑफिशियल लोगों के अलावा उन लोगों ने फोकस किया वो किया अपने मिलिट्रीज पे। अब मिलिट्रीज में अगर इंडियंस थे तो उन पे उनके लिए ऑब्वियसली कंटेनमेंट मतलब जो कैंप होता है वो मिलिट्री कैंप जो था वो सिविल लाइंस बनाई उन लोगों के लिए। तो वो जो जो लोग आर्मी में थे या जो उन लोगों के लिए काम करते थे सिर्फ उन्हीं के लिए फोकस किया गया। बाकी जो अदर कॉमन मैंस थे, जो फॉर्मर्स थे या जो और भी आम लोग थे उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया उन लोगों ने।
The next line, most significant architectural phenomenon was Imperial Delhi. तो जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो है इम्पेरियल दिल्ली। आईडी नाम सुना होगा आपने। It was British architecture was the masterpiece of the modern India, and it was the one of the most masterpiece of the modern India. And who made it? So who was the architecture of Imperial Delhi? So the architecture was the Imperial Delhi was Edward Louis. Then Imperial Delhi क्या है? Guys, जब when the capital of India that time when the capital of India transferred from Kolkata to Delhi, तो ऑब्वियसली बात है कि अब जब वाइसरॉय अगर वहाँ से आ रहे हैं, जो ऑफिशियल हाई ऑफिशियल्स लोग आ रहे हैं, जब कोलकाता से ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल दिल्ली, तो उन लोगों के लिए रहने के लिए जगह बनाई जाएगी ना। ऐसा थोड़ा नहीं कहीं से कैमरा, जैसे गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए तो भाई रहना था ना, तो साबरमती आश्रम बनाया। अब गांधी वॉज अ फकीर पर्सन, उन्हें थोड़ी ना किसी महल किसी किले में रहना है। नॉर्मल इंसान था, एक धोती एक लाठी के पे चलता था इंसान, इतनी कोई वो नहीं थी। बट वाइस रॉय और हाई ऑफिशियल्स लोग, उन्हें तो उस पर रहना है ना भाई, उन्हें अपना सिक्योरिटी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से इस चीज़ का डेवलपमेंट किया गया। अब बात आती है कि जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैपिटल थी वो क्यों ट्रांसफ़र की गई। दैट टाइम पहले जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी बिफोर 1911। देन 1911 में जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हुई कोलकाता से दिल्ली। तो इसका रीज़न, मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न ये था, बंगाल का जो डिवाइड किया था 1905 में, तो दैट टाइम कोलकाता या बंगाल वाज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट टाइम, और इट वाज द मास्टरपीस ऑफ एंड मोस्ट यूनियन टेरिटरी तो नहीं बोल सकता, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स। तो ऑब्वियसली उनकी यूनिटी का एक वो था सबसे ज़्यादा, नेशनलिज्म में सबसे ज़्यादा वहाँ इम्पैक्ट हुआ। तो उसका कल्चरल ब्रांडिंग यहाँ पे जो कोलकाता में देखने को मिलती है, तो वो जो था, जो एक्चुअली में जो बंगाल का डिवाइड किया गया, बंगाल डिवीज़न किया गया, वो सिर्फ बंगाल का डिवीज़न नहीं था, वो एक्चुअली कोलकाता और उसका इम्पैक्ट जो था वो पूरे इंडिया पे पड़ा था। तो ऑब्वियसली भाई अब वहाँ से इतना ज़्यादा हंगामा ये लोग मचा चुके हैं, चलो डिवाइड कर दिया। अब लोग वो थे ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो भाई अब छोड़ के भागना, पूरा इंडिया छोड़ नहीं सकते कोलकाता के कारण, तो उन्होंने फिर कोलकाता की छोड़कर जो अपनी कैपिटल थी वो दिल्ली शिफ्ट की। और जब वहाँ से सब जो हाई ऑफिसर्स लोग, वाइसराय लोग, जनरल्स एंड जो मिलिट्री कमांडर्स, सब लोग जब शिफ्ट हुए, तो भाई उनके लिए फिर एक अच्छी हाई सोसाइटी जगह चाहिए ना, तो दैट टाइम इस चीज़ का डेवलपमेंट किया गया। उसका आर्किटेक्चर जो थे वो था एडवर्ड लुइस। So, right down further. It is interesting to note that at the same time as the construction of Delhi, Europe was having heroic period of modern architecture. Heroic period of modern architecture. In such a school of thoughts as Bauhaus, तो उस टाइम पे जो जब जिस टाइम पे इम्पेरियल दिल्ली या जो दिल्ली की जो इंडिया कैपिटल शिफ्ट की, जब दिल्ली का डेवलपमेंट किया था, जो नई दिल्ली बनाई जा रही थी, उस टाइम पे जो था वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जो दैट टाइम यूरोप में जो था वो जो न्यू मतलब मॉडर्न जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ। और मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर पीरियड नहीं, इसका आप बोल सकते हैं जो आर्किटेक्चरल रेनेसा था, आर्किटेक्चरल पुनर्जागरण जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद बिगिनिंग, तो वही सेम चीज़ की बिगिनिंग जब स्टार्ट हुई, तो पोर्तुगीज़ है, फ्रेंच है, डच, तो आर्किटेक्चर की जो बिगिनिंग है वो पोर्तुगीज़ से स्टार्ट हुई। जब पोर्तुगीज़ इंडिया में आए तो उसके बाद 1948 में, वो सॉरी 1498 में जब पोर्तुगीज़ इंडिया आए, तो अब वो उन लोगों का जो मेन इम्पेक्ट था, जो मेन कब्जा, उसको पोर्तुगीज़ ने पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं किया, पोर्तुगीज़ ने कुछ छोटे से पार्ट में इंडिया में कब्जा किया था। और जो मेन पार्ट था वो सारा जो पार्ट था उन लोगों का, जो जहाँ लोगों ने कब्जा किया था वो पूरा कोस्टल एरिया था। अगर हम देखें
तो ये कोस्टल एरिया पे पूरा पोर्तुगीज़ ने कब्जा किया था। और गोवा, मन की आंखों से देखेंगे तो आप यहाँ कहीं आपको गोवा मिलेगा। देन दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली, देन रिसेंटली अब उसे मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। तो पोर्तुगीज़ 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आया, कालीकट पहुंचा, उसके बाद 1510 में उन लोगों ने कब्जा किया गोवा पे। तो जो पोर्तुगीज़ थे वो आए थे मेनली यहाँ पे किस लिए, मेन पर्पस था उनका बिजनेस। इवन सारे जो यूरोपियंस थे वो मेन पर्पस उनका बिजनेस ही था, ट्रेड पर्पस लेकर यहाँ पे आए थे। तो पोर्तुगीज़ ने यहाँ पर अपना जो पूरा कोस्टल एरिया यहाँ पर अपना कब्जा किया। 1510 में एक दे फॉट द वार between Bijapur and Portuguese and they won, and then after that they captured the Goa. उसके बाद दमन, दीव एंड दादर एंड नगर हवेली सॉरी, तो सारी चीज़ें उन लोगों ने फोकस किया। तो उसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने अपनी एक फैक्ट्रीज स्टेबलाइज की, फैक्ट्रीज, उसके बाद फैक्ट्रीज जो वेयर हाउसेज के फॉर्म में फैक्ट्रीज स्टेब्लिश की। वेयर हाउसेज जो नॉर्मल आज हम वेयर हाउसेज देखते हैं कि जो चीज़ें स्टोर करने के लिए होता है, स्टोरेज के लिए, वैसा नहीं था। वो बहुत ही डिज़ाइन एंड वेल डेवलप वेयर हाउसेज हुआ करते थे। उसके बाद कुछ फोर्ट्स ही बनाए उन लोगों ने। अब जो चर्चेस है तो उनका जो मेन, वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मेन आर्किटेक्चर था, जो मेन इम्पैक्ट था आर्किटेक्चर पे, वो रिलीजियस इम्पैक्ट ही था। वो हर टाइम पे, चाहे वो हिंदुज़म के टाइम पे हो, बौद्धिज़्म के टाइम पे, चाहे वो जैनिज़्म के टाइम पे हो, या मुस्लिम के टाइम पे हो, या फिर यूरोपियंस के टाइम पे हो, तो रिलीजन का हर जगह इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने चर्चेस डेवलप किए। गोवा के चर्चेस आपको पता है बहुत फेमस चर्चेस है। देन यहाँ पे दमन, दीव एंड, तो दीव को वो गरीबों का गोवा भी कहा जाता है। तो सारे हर जगह आपको चर्चेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं पोर्तुगीज़ के अंडर में। तो build trading ports and warehouses and remodel into fortified town along the coastline। तो कोस्टल लाइन्स पे इन लोगों का वो रहा हमेशा। तो कुछ फोर्ट्स भी डेवलप किए इन लोगों ने। ऑब्वियसली अब अपने रहने का भाई कब्जा हो गया है, पैसा आने लगा, वेल्थ आ गई है, तो फिर रहने के लिए अच्छी, पहले तो आए थे भाई ठीक है, गरीब बन के, लाचार बन के, बिजनेस की परमिशन ली, देन जब कब्जा करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली खुद के लिए फोर्ट भी डेवलप करवाएंगे ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द पेशियो हाउसेस एंड बरेक स्टाइल एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्चेस। एंड ये जो जिस स्टाइल के जो लोग आर्किटेक्चर इन लोगों ने डेवलप किया वो था आइवेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देन आइवेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आइवेरियन वाज अ प्लेटू, मतलब आइवेरियन इज अ प्लेटू बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। तो वही स्टाइल का जो आर्किटेक्चर था वो उन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया। और इट इन्वॉल्व यूज ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज था आर्किटेक्चर उस पर। लेकिन एक जो इनका ऑफिसर था, पोर्तुगीज ऑफिसर, इट वाज अल्फांसो अल्वर क्यू। तो ही फॉट द वॉर फ्रॉम, मतलब द वॉर बिटवीन अल्फांसो अल्वर क्यू एंड द बीजापुर। देन आफ्टर ही वॉन द वॉर एंड ही कैप्चर्ड द गोवा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंच। तो वही फ्रेंच का भी इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमको इंडिया के इंटरनल पार्ट्स पे देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, वो आता है कोस्टल लाइंस पे। तो फ्रेंच की जो दो मेन जगह थी वो थी पौंडीचेरी एंड एक यहाँ पे मिलेगा हमको वेस्ट बंगाल में चंदन नगर। तो वही फ्रेंच ने तो उसके बाद इसके आसपास की जगह पे कब्जा किया। वही सेम पर्पस, बिजनेस पर्पस से आना, उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करना, और फिर सेम सारी चीज़ें होती गई। तो फ्रेंच टाउन्स ऑफ पौंडीचेरी एंड चंदन नागौर, नाउ चंदन नगर, वेस्ट बंगाल, वर बिल्ट यूजिंग द कार्टेशियन ग्रिड प्लान एंड साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ग्रिड प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस वैली में, हड़प्पन स्टाइल में। जस्ट जो रोड है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोड कट होते हैं, जैसे हम लोगों का जो इस टाइप से, या फिर हम लोगों का जो फ़ोन की जो एप्स जो रहते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी ग्रिड पैटर्न में रहते हैं। तो सेम चीज़ें थी। सॉरी। कोस्टल टाउन्स ऑफ माहे,
केरला, कराईकल तमिलनाडु एंड यनम आंध्र प्रदेश। बिल्डिंग एज अ शो ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है सिंपल फेसेड विदाउट मच ऑर्नामेंटेशन और डिज़ाइन। तो पोर्तुगीज स्ट्रक्चर देख लो या फिर फ्रांस, तो फ्रेंच स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन और डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल चर्च ऑफ स्केर्ड हार्ट ऑफ जीसस इन पौंडीचेरी एंड द हार्ट चर्च ऑफ चंदन नगर। तो वही रिलीजन इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वही रिलीजन में मतलब वो हिंदू टेम्पल्स या मॉस्क्यू, मुस्लिम मॉस्क्यूज या फिर बुद्धिज्म स्तूपास तो नहीं बनाएंगे, इसलिए वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसी का वो लोग आर्किटेक्चर डेवलप करेंगे। Then I don't further. Then Portuguese established impressive churches in Iberian style of architecture, for example, churches of Goa. Then next point, Francis Church at Kochi, 1510, is believed to be first church built by the European in India. तो फ्रांसीसी चर्च जो डेवलप यहाँ पे किया था 1510 में कोची में, तो इट वाज द फर्स्ट चर्च विच वाज डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब अब आप बोलोगे भाई आपने अभी बोला कि इस टाइम पे 1510 में जो था पोर्तुगीज़ भी थे, तो भाई पोर्तुगीज़ ने उस टाइम पे गोवा कैप्चर किया था 1510 में। उस टाइम पे इस एरिया पे ये लोग पोर्तुगीज़ घूम रहे थे, इस एरिया पे भाई ये लोग घूम रहे थे फ्रांसीसीज। तो वही अपना जब इन लोगों ने जब गोवा कैप्चर किया उस टाइम पे फ्रांसीसी ने अपना कोची में तो अपना चर्च डेवलप किया था। आफ्टर दैट अब भाई कैप्चर करने के अगले दिन तो चर्च अपना पूरा खड़ा होने जाएगा गोवा में, डेवलपमेंट में टाइम लगता था। उसके बाद इन लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पर चर्चेस बनवाए। Portuguese used brick as the main building material along with wooden roofs and stairs। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंशियंट टाइम में या मिडेवल टाइम में, जो हालांकि इंडस वैली टाइम पे और अपन टाइम में ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। बस उसके बाद अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर में देखें या मिडेवल में देखें तो मेन जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल जो यूज़ हुआ था वो मटेरियल सब स्टोन्स ही था। बट यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ थे उन लोगों ने ब्रिक का यूज़ किया था और उनके स्ट्रक्चर में हम लोग स्टेयर्स भी देखने को मिलती है, स्टेयर और रूफ्स। क्योंकि इससे पहले जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वहाँ पे हम लोग को रूफ और स्टेयर्स, स्टेयर्स जब ग्राउंड से जो जो थोड़ा जो मंदिर का जो वो फ्लोर था वहाँ तक के लिए जो ग्राउंड लेवल से स्टेयर्स देखने को मिलती है, बट अपर साइड की फ्लोर के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स या रूफ हमें देखने को नहीं मिलती। तो वो हमें पोर्तुगीज स्ट्रक्चर में या पोर्तुगीज आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। Then British followed various architectural style, example Gothic architectural style, Imperial, Christians, Pelagian and Victorian being prominent। तो सारे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो किए। Then Britishers use red sandstone, coarse lime and limestone as the main building material। तो ब्रिटिशर्स ने रेड सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन जो थे वो ब्रिटिशर्स के मेन बिल्डिंग मटेरियल्स थे। कॉन्स्टेंटिया जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था बट मैं एक्सप्लेन नहीं किया, तो प्लीज इसको लिख लीजिए, देन आई विल डिस्कस दिस। कॉन्स्टेंटिया बिल्डिंग इरेक्टेड बाय जनरल मार्टिन ब्रिटिश एट लखनऊ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पोलेजियन स्टाइल इन आर्किटेक्चर। तो कॉन्स्टेंटिया जो एक्चुअली वो एक बिल्डिंग है जो आर्किटेक्चर है जो कि लखनऊ में है और इट वॉज डेवलप्ड बाय द जनरल मार्टिन। ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश जनरल। तो उसका डेवलप की गई थी, लखनऊ में डेवलप किया था और जो इसका जो स्टाइल था वो था पोलेडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। विटेड डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई बोरोइंग सेवरल एलिमेंट ऑफ मुगल स्टाइल। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो उसका जो कुछ सिग्निफिकेंस उस पर हमको देखने को मिलता है, जो तो वो उस पर हम लोग को मुगल आर्किटेक्चर का, मुगल जो एम्पायर के आर्किटेक्चर थे मुगल स्टाइल के, उसका कुछ इम्पैक्ट हमको सिग्निफिकेंस यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। देन सरदार राम सिंह। सरदार राम सिंह ही वॉज नॉट अ ब्रिटिशर, ही वॉज अ इंडियन। तो सर प्लीज राइट डाउन फर्दर देन आई विल एक्सप्लेन इट। सरदार राम सिंह अ मास्टर बिल्डर ऑफ पंजाब डिजाइन द सेंट्रल म्यूजियम एंड सेनेट हाउस एट लाहौर इन पाकिस्तान। तो एक्चुअली वही ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन कभी भी किसी चीज़ में आगे बढ़े,
चाहे वो एजुकेशन हो या आर्किटेक्चर या किसी भी फॉर्म में वो लोग नहीं चाहते थे। बट सरदार राम सिंह ने सेनेट हाउस डिज़ाइन किया। ही वॉज ऑल्सो ऑब्वियसली आर्किटेक्चर था, तभी उन्होंने डिज़ाइन किया। और जो सेनेट हाउस का जो आर्किटेक्चर इन्होंने डिज़ाइन किया था वो आज के पाकिस्तान में है, लाहौर में हमको देखने को मिलता है। देन मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट वाज वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई। द नाउ present currently it is called छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और एक्चुअली रेलवे स्टेशन है। तो प्लीज इसके बारे में प्लीज राइट डाउन फॉर द डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट F.W. स्टीवंस, द स्ट्रक्चर बिकम द सिंबल ऑफ बॉम्बे। सॉरी, based on the late medieval Italian model, the terminal was built over 10 years starting in 1878। तो इस जो टर्मिनल जो वीटी स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1878 में, और इस 10 साल इसको बनने में लगे थे। मतलब इट वाज अ 19th सेंचुरी, प्री 19th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। और इस पे जो हमको देखने को मिलता है कुछ मिडाइवल इटालियन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसके अगर फोकस करेंगे तो इसके ऊपर जो जैसे ऊपर जब साइड जो जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जब साइड से जो डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है, इस टाइप से बिल्डिंग्स में हर जगह ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप से जो डिज़ाइन है ट्रायंगुलर टाइप में, वो डिज़ाइन हमें इटली के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है। तो इटालियन स्टाइल का जहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Then an outstanding example of Victorian Gothic revival architecture in India, blended with the themes deriving from Indian traditional architecture। सॉरी, और जो इंडियन आर्किटेक्चर का भी इम्पैक्ट, अब ऑब्वियसली अब वो लोग यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, तो जो आर्किटेक्चर कुछ चीज़ डिज़ाइन करते को, आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर एंड आई ऑल्सो डिज़ाइन मैनी स्ट्रक्चर्स। मतलब इतने बड़े स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं किया, बट जो स्मॉल हाउसेज है मैंने डिज़ाइन किया अपना, मेरा एक पर्सनल साइड बिजनेस में बोल सकते हैं आप उस चीज़ को। तो अब अगर मैं कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं कोई घर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ कहीं से गुजरता हूँ, मैं कभी कोई घर या कोई डिज़ाइन देखता हूँ तो मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ। अगर फिर उसका कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो मेरे माइंड में कैप्चर हो जाता है। अब अगर मैं कोई अपना नेक्स्ट काम डिज़ाइन करता हूँ तो मैं जो चीज़ मेरे माइंड में जो मैंने देखी थी, शायद मैं उसको कुछ इन्फ्लुएंस अपने नेक्स्ट काम में लाने की कोशिश करूँगा कि मुझे आज कुछ अच्छा लगता है। तो सेम चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी कि भाई जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स थे, अगर वो लोग कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हालांकि वो अपना जो यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑब्वियसली उनके स्ट्रक्चर से वो लोग गुम्बज या टॉम तो नहीं बनाएंगे, ये फिक्स बात थी, क्योंकि मंदिर है उन्हें मॉस्क क्यों नहीं बनाना था। बट अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने दिखाना। बट जो कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ के आर्किटेक्चर की कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर वो चीज़ को अपने से अडॉप्ट कर लेते थे, अपने आर्किटेक्चर में बोरो कर लेते थे यहाँ से। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इंडियन आर्किटेक्चर्स का भी। जैसे मुस्लिम्स ने और लोग डिस्कस किया था, जब मुस्लिम आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो टोम शेप हमको देखने को मिलता है वो लोग अपने पास हाथ से लेकर नहीं आते, वो बंगाल के आर्किटेक्चर से हम लोग को देखने को मिलता है। तो सेम चीज़ ब्रिटिशर्स के साथ भी हुई थी यहाँ पर। बॉम्बे सिटी वॉज लेवल्ड एज द गोथिक सिटी। देन विक्टोरिया मेमोरियल नेक्स्ट है, विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता। अब ये सारे चीज़ें हैं वो विक्टोरिया के नाम पे रखी गई। शी वॉज अ क्वीन ऑफ ब्रिटिश, शी वॉज ब्रिटिश क्वीन। तो अब ऑब्वियसली अपनी क्वीन को अपना इतना वो करने के लिए उसने, अभी जैसे किसी के नाम पे कोई चीज़ें बन रही है तो इंसान मर जाता है बट चीज़ें रह जाती है ना, तो हमेशा नाम अमर रखने के लिए वो चीज़ें क्वीन के नाम पे रखी गई, और ऑब्वियसली क्वीन को खुश करना है। तो प्लीज राइट डाउन फॉर द डिजाइन बाय विलियम इमर्सन। William Emerson, he was the architecture of Victoria Memorial, Kolkata।
डिजाइन बाय द विलियम एमरसन इन लेट 19th century to perpetuate the memory of Queen Victoria in India. Yes, I told you, to perpetuate the memory of Queen Victoria. Drew element from the indigenous and Indo-Islamic architecture. सेम इंडिजिनस जो उनका खुद का वो था वो इम्पैक्ट मिलता है उसका, यहाँ पे जो इंडो एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका इम्पैक्ट भी हम देखने को मिलता है, कंबाइंड विद द गोथिक रिवाइवल एंड न्यू क्लासिकल स्टाइल। दिल्ली, उसके बाद नेक्स्ट हुआ है दिल्ली। तो रीबर्थ ऑफ दिल्ली या पुनर्जन्म बोल सकते हैं दिल्ली का, रीबर्थ ऑफ दिल्ली या पुनर्जन्म। तो दिल्ली एक हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस रहा है, चाहे वो मुगल्स के टाइम पे बोल दो, मुगल्स सल्तनत टाइम से पहले जो इंडियन रूलर्स थे उनके टाइम पे बोल दो, सॉरी उसके बाद या फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे बोल दो। तो दिल्ली का हमेशा मतलब वो चीज़ें होती रही, जैसे मुगल्स आए तो मुगल्स ने उसका डेवलपमेंट किया, उसके बाद अब यहाँ पे ये लोग जब ब्रिटिश जो कैपिटल है जब वो शिफ्ट हुई कोलकाता से दिल्ली, तो अब वो एक पुनर्जन्म हो सकता है दिल्ली का। अब दिल्ली का जो पुनर्जन्म है, जब मुगल टाइम में पुनर्जन्म हुआ था, जो शाहजहाँ ने जितना डेवलपमेंट करवाया था, तो वो ओल्ड दिल्ली हो गई। आज भी हम उसे ओल्ड दिल्ली बोलते हैं, और ये जो इस टाइम पे जो हुआ था डेवलपमेंट, वो न्यू दिल्ली को बोलते हैं हम लोगों से। तो इसलिए अब नाम भी वैसा ही है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली। उसके बाद रिवर्थ हुआ, जो आखिरी जगह रिवर्थ हुआ भाई, अब रिवर्थ हुआ ये थोड़ी पुरानी जो आर्किटेक्चर थी अब उसे तोड़ दे, थोड़ी ब्रिटिशर ने कहा लाल किला तुम्हारा था पहले बना हुआ था, अब उसको तोड़ दो, अब यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट बनाएंगे। अब जो हमारा कनॉट सीपी भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था कनॉट पैलेस, तब वो चांदनी चौक तोड़ के हम लोग यहाँ पे कनॉट पैलेस बनाएंगे। नहीं भाई, ये जो इस्टेब्लिश है इसे रहने देते हैं, अब हम लोग एक नई जगह बनाते हैं, नई दिल्ली बना देते हैं। तो वही चीज़। 1911 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता, टू दिल्ली। सर एडवर्ड लुटियन डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले, कहाँ पे किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने सर एडवर्ड लुटियन का डिस्कशन किया था, वो आप लोग याद कीजिए, पढ़ने पलट के देखिए कहाँ डिस्कशन किया था। सर एडवर्ड लुटियन वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लान ऑफ दिल्ली। तो ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल, मतलब ही डिजाइन, ही वॉज आर्किटेक्चर, ही वॉज अ सिविल इंजीनियर ऑफ न्यू दिल्ली। इन एक्चुअली सारे जो स्ट्रक्चर जो नई दिल्ली के जब डेवलप हुए, तो सारे स्ट्रक्चर जो थे वो सारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियन ने नहीं किए थे, कुछ और आर्किटेक्चर थे जिन लोगों ने अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की। तो हम लोग देखते हैं कि इसने क्या डिज़ाइन किया था। तो ही कंस्ट्रक्टेड सर एडवर्ड लुटियन कंस्ट्रक्टेड इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन, वाइस रीगल पैलेस। तो वही सेम चीज़ है भाई, अब कैपिटल शिफ्ट हुई है तो वो वाइसराय है, वो झोपड़ी में तो रहेंगे नहीं। वो सेम चीज़ गांधी जब बात थोड़ी पहले उन्होंने जब साउथ अफ्रीका से गांधी आए थे, तो ठीक है साबरमती आश्रम बना लिया, छोटी सी जगह में बना के आश्रम बना के रहने लगे। अब नहीं चाहिए ना भाई बड़ा पैलेस, बट वाइसराय था भाई यहाँ पे। तो कोलकाता से जा रहे हैं तो पहले उसके लिए अच्छा खासा पैलेस बनाओ, तो वो बनाया। तो दैट टाइम वो वाइसराय का जो पैलेस था वो आज का जो राष्ट्रपति भवन है। Then Viceregal Palace appeared with a huge dome on the lines of a Buddhist stupa। तो जो वाइसराय का जो पैलेस था, वाइसरेगल पैलेस जो था, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, उसके ऊपर जो डोम देखने को मिलता है, जो वो बुद्धिस्ट स्तूपा के जो वो है वो देखने को मिलता है। जो डोम है, हम डोम ही बोल सकते हैं, डोम शेप बोल सकते हैं, या फिर अंडे का आकार का जो शेप बोल सकते हैं। तो वो उन लोगों ने बोरो किया था, अडॉप्ट किया था बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली स्तूपास से बोरो किया था। रिप्रेजेंट सेम एलिमेंट ऑफ हिंदू ऑर्नामेंटेशन एंड इस्लामिक सिमेट्री। तो हिंदू ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। हिंदू ऑर्नामेंटेशन क्या देखने को मिलते हैं भाई, हिंदू ऑर्नामेंटेशन में क्या देखने को मिला आपको, जस्ट वही कमल के जो डिज़ाइन है, वो फूल पत्तियाँ, जो कुछ एनिमल्स, वो बस वही डिज़ाइन। ओनली एनिमल्स का तो नहीं मिलेगा, बट जो कमल वगैरह है वही, या फिर जो वेल घंटे का वो है वेल आइकन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग भी वेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वेल का जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलता है, कमल का देखने को मिलता है,
जो हिंदू सिंबल्स थे या स्वास्तिक है वो देखने को मिलता है। तो वही सारी चीज़ें जो थी वो मुस्लिम ने भी अडॉप्ट की थी अपने स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि भाई आप नई चीज़ें आप क्या डिज़ाइन करोगे, जो चीज़ आप नॉर्मली अपनी लाइफ में देखोगे, आज भी आप कोई चीज़ बनाओगे तो नॉर्मली आप जो देखोगे वही बनाओगे ना। तो उस टाइम वो लोगों ने ऐसा अडॉप्ट किया। अब बोला जाता है कि भाई जैसे वही कि लोटस का शेप देख के या वेल का शेप देख के या सारी चीज़ें देख के कि जो चक्र का शेप है या कि जो हिंदू आर्किटेक्चर थे तो मुस्लिम्स ने तोड़ के इसको ऑब्जेक्ट किया, देन अब वापस हम मुस्लिम आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो कुछ टाइम बाद अब यहाँ पर भी कुछ चर्चेस में अगर वो सिंबल्स देखने को मिलते हैं हिंदू सिंबल्स, तो वो तब आफ्टर सम टाइम 50 40 100 ईयर बाद शायद ये बोल सकते हैं कि जो चर्चेस थे ये भी हिंदू टेम्पल्स थे, देन यूरोपियंस ने इन्हें तोड़कर यहाँ पे चर्चेस बनाए थे। बट नहीं, वो मेन चीज़ ये थी कि जो चीज़ें आर्किटेक्चर में उन लोगों ने देखी और डिज़ाइन देखी उन्हें अच्छी लगी, तो उन लोगों ने अपने आर्किटेक्चर में कुछ यूज़ की, वहाँ से अडॉप्ट करके वहाँ से बोर हो गए। भाई कब्जा था नहीं, पेटेंट तो कुछ था नहीं कि भाई अब आपको हमारा पेटेंट रजिस्टर्ड है, अब हमको किराया दीजिए, खर्चा दीजिए, हमसे परमिशन लीजिए, उसके बाद हमारे डिज़ाइन से वो आप यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं था। तो सारी चीज़ें अब मुस्लिम आर्किटेक्चर कुछ चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जस्ट वी डिस्कस जो राष्ट्रपति भवन के जो डोम है वो बुद्धिस्ट स्तूपा से मैच होता है, तो वो सारी चीज़ें जो जहाँ पे जो अच्छी लगती है वो लोग बना के देख लेते थे भाई। ऐसा नहीं है कि अब फिर तो ये होना चाहिए ना राष्ट्रपति भवन को अब तोड़ दो, वो शायद कोई बुद्ध का कोई स्तूप हो, उन लोगों ने तोड़ के वहाँ पर अपना पैलेस बना लिया हो, तो ऐसा नहीं है। तो बस सिर्फ ये कि आर्किटेक्चर की जो डिज़ाइन थी वो एक दूसरे के बोरो करते थे बस। अब अभी कोई जैसे न्यू पार्लियामेंट बन रहा है तो हालांकि न्यू डिज़ाइन है, न्यू आर्किटेक्चर से नई सोच है, बट बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ओल्ड पार्लियामेंट से एक कॉमन मिलेगी, हम लोगों को कनेक्टेड मिलेगी। तो अब ओल्ड पार्लियामेंट क्या है, ब्रिटिश स्ट्रक्चर था वो, तो नाउ अब जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा है वो इंडियन स्ट्रक्चर है, बट कुछ चीज़ वहाँ से कॉपी की गई ना, कुछ चीज़ें बोरो की, कुछ डिज़ाइन अच्छा लगा, कुछ बोरो किया होगा वहाँ पे, तो इसलिए सब सारी चीज़ होती है। देन हार्वर्ड बेकर एडिट साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक विच फ्लैंक द राष्ट्रपति भवन। तो साउथ ब्लॉक और जो नॉर्थ ब्लॉक है, जब आप लोग सेलेक्ट होके जाएंगे अपनी जो जॉब के लास्ट टाइम में मिनिस्ट्रीज में, तो यहाँ पे सारी मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब आप लोगों ने शायद अपने जो लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें तो कुछ लोग ही सिलेक्ट होके जाएंगे। कड़वा है बट सच है, क्योंकि पोस्ट कितनी होती है इस बार, शायद 1000 पोस्ट हैं, बट 600 700 इतनी अप्रोक्सीमेटली पोस्ट होती है, और IAS की तो और भी कम होती है। अब 15 लाख लोग तैयारी करें, 20 लाख करें या 1 करोड़ लोग तैयारी करें, सभी लोगों को जॉब तो नहीं मिल सकती ना। तो कुछ लोग ही सिलेक्ट होकर जाएंगे, जो लोग मेहनत करेंगे सिलेक्ट होकर जाएंगे, वो जाकर देख लेंगे। वो लोग नॉर्थ ब्लॉक में अपना जॉब करेंगे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक्स में मिनिस्ट्रीज में। तो जो नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, उसका जो डेवलपमेंट उस टाइम पे किया था, वो उसके जो आर्किटेक्चर थे ही वॉज हार्वर्ड बेकर। देन इंग्लिशमैन रॉबर्ट टॉर टसल बिल्ड द कनॉट प्लेस। भाई साहब का नाम है वो शानदार है, रॉबर्ट टॉर। इन लोगों ने नाम इतने टफ रखना है, ऐसा नाम सिंपल नाम रखने चाहिए, इजी नाम, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, इस टाइप के नाम रखने चाहिए इन लोगों को। अब इसको कर देते हैं रॉबर्ट टॉर टसल का रमेश टॉर टसल कर देते हैं, नाम भी इजी रहेगा याद करने में। एनीवेज, तो ही डेवलप्ड द कनॉट प्लेस। अब भाई देखो, आपकी कैपिटल शिफ्ट हो गई कोलकाता से दिल्ली, वाइसराय का पैलेस बन गया, ठीक है, वाइसरेगल पैलेस, नाउ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वो चीज़ आपकी हो गई। अब उसके बाद आपके ऑफिसेज बन गए नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, आपके मिनिस्ट्रीज है, जो आपके जनरल्स है, मिलिट्री जनरल्स एंड सारे जो हाई ऑफिसर्स थे, उन लोगों के ऑफिसेज भी बन गए। भाई इतनी बड़ी कंट्री, टेरिटरी रूल कर रहे हैं। आज तो छोटा है, उस टाइम का तो बांग्लादेश भी इंडिया में था, पाकिस्तान भी इंडिया में था, तो कितना बड़ा पार्ट था, उसको रूल कर रहे थे। उनके लिए अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग चीज़ बनेंगे, तो मिनिस्ट्रीज बन गई उन लोगों की। अब भाई इंजॉयमेंटल कुछ चाहिए ना भाई, अब इंडियन तो शॉपिंग नहीं करेंगे, इंडियन तो एंजॉय नहीं करेंगे, तो भाई शॉपिंग्स के लिए या पार्टीज के लिए कुछ जगह चाहिए। तो कनॉट प्लेस, CP, आज CP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दिल्ली के लोग, तो वो डेवलप किया गया। अब जैसे भाई चलो वाइसराय के साथ पार्टी है, तो वो कर लिए वाइसराय जो वाइसरीगल पैलेस में। अब रोज़ पार्टी करने का मन कर रहा है, वाइन पीने का मन कर रहा है उन लोगों, तो थोड़ी जाएंगे भाई वाइसरीगल के पैलेस में। सर आपका मन नहीं कर रहा, ठीक है, हम लोगों का मन कर रहा है, हमें यहाँ पार्टी करने दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए खुद के लिए सेपरेटली कुछ जगह होनी चाहिए ना भाई, तो आगे से सब लोग अलग से अपने जिसका मन करे जाके वाइन पार्टीज कर सके, एंजॉयमेंट्स कर सके, फैमिलीज के साथ शॉपिंग की जो भी चीज़ें सारी वो कर सकें।
इन्जॉयमेंट। तो उसके लिए फिर कनॉट पैलेस का बनवाया गया। तो कनॉट पैलेस के जो आर्किटेक्चर थे ही वॉज रॉबर्ट टॉर टसल। देन सम फेमस आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो कुछ और आर्किटेक्चर्स थे मॉडर्न इंडिया के, जो ब्रिटिशर्स के टाइम के, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। देन लॉरी बेकर, फर्स्ट वन लॉरी बेकर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पुअर एंड कंसाइंस कीपर ऑफ इंडिया। पुअर आर्किटेक्ट क्यों बोलते हैं? गरीब आर्किटेक्ट था? नहीं, गरीब आर्किटेक्ट नहीं था, पुअर एंड कंसाइंस कीपर आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग नेक्स्ट जो लाइन में आपको डिक्टेट कर रहा हूँ उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पुअर आर्किटेक्ट क्यों बोलते थे। सेकंड, ही मर्ज्ड द बिल्डिंग विद एनवायरनमेंट एंड यूटिलाइज लोकली अवेलेबल मटेरियल। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट किया आर्किटेक्चर के, वो जो बिल्डिंग्स थी वो एनवायरनमेंट फैमिली थी एंड यूटिलाइज लोकल अवेलेबल मटेरियल। तो जो लोकल मटेरियल अवेलेबल थे उन्हीं को लेके जो डेवलपमेंट किया वही किया। ऐसा नहीं कि भाई रही सी बताई चलो पूरा इंडिया हमारे कब्जे में, पैसा पूरा हमारे पास है, और हम लोग पत्थर बुलाते। शाहजहाँ ने भाई साहब ने करवाया था, ताजमहल बनाया आगरा में, पत्थर मंगवाया राजस्थान से, मार्बल। तो नहीं भाई, लोकल जो मटेरियल था भाई, जो हमारे पास है, दाल रोटी हम उसी में खा के सूखी रह लेंगे, उसी के साथ काम चला के स्ट्रक्चर बना देंगे, हमें कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए, ज़्यादा रईसी नहीं दिखानी हमें। तो जो लोकल मटेरियल था वो यूज़ किया, इसलिए पूरा आर्किटेक्ट बोल सकते हैं भाई जी, कम से कम खर्चे में भाई साहब ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया। और उसके बाद टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। अब स्टील का यूज़ तो मॉडर्न टाइम में हो चुका था, ठीक है, अब भाई रूफ डल स्टार्ट हो जाता तो भाई स्टील का यूज़ भी होगा ना। पुराने टाइम में पत्थर रख के बनाते थे टेम्पल आर्किटेक्चर में, बट यहाँ स्टील का, बट अब स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, स्टील और सीमेंट्स का। तो ये भाई साहब ने क्या स्टील और सीमेंट का कम से कम यूज़ रिड्यूस करके भी अपने आर्किटेक्चर डेवलप किए। तो इसलिए मतलब भाई बहुत कम खर्चे में बना रहा था, आप इसे बोल सकते हैं। तो एक कंजूस आर्किटेक्चर था या गरीब आर्किटेक्चर था? तो कंजूस भी नहीं था ना गरीब, तो पैसा तो बहुत था ब्रिटिशर्स के पास, बट कम से कम चीज़ों में, कम से कम संसाधन में, कम से कम रिसोर्सेज में डेवलपमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वाइल डिजाइनिंग ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू वेंटिलेशन एंड थर्मल कंफर्ट। अब ब्रिटिश जो क्लाइमेट है, मतलब ब्रिटिशर्स का जो यूरोप का जो इंग्लैंड का क्लाइमेट है, ब्रिटिश का जो क्लाइमेट है, वो एक्चुअली क्लाइमेट नहीं है, वो वेदर है। मतलब वहाँ फिक्स नहीं है, आप घर से बाहर निकलो धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद आपको बारिश मिल जाएगी, ठंडी तो फुल टाइम आपको मिल नहीं है। तो वो एक अच्छा वेदर भी बोल सकते हैं आप उसे। बट अब यहाँ पे वो लोग आते भाई, यहाँ वो उस वेदर के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वेदर, यहाँ का जो वेदर था इंडिया का सुटेबल नहीं था। अब ऑब्वियसली अब वेंटिलेशन, ताकि हवा वगैरह आ सके, एयर पास हो सके, तो उस चीज़ के लिए भाई साहब ने वेंटिलेशन से यहाँ पे यूज़ किया। रिवॉल्यूशन मास हाउसिंग इन केरला। देन नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है वो है कार्ल मास मत लिख लेना। अब भाई इनने क्या तीर झंडे गाड़े हैं, देखते हैं आर्किटेक्चर में। तो ही वॉज जर्मन आर्किटेक्ट। अब भाई जर्मन कहाँ से आ गया? जर्मन का कोई कभी कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा है इंडिया में, बट नहीं, अब भाई आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर है। जैसे तो अब इंडियन आर्किटेक्चर बन रहा है, या फिर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो किसने बनाया? इंडियन कंपनी ने डेवलप किया। चलो बात निकल गई, तो आप बताइए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनका जो स्टैच्यू बना, तो वो डेवलप किसने किया था? आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर थे, बट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो इंडियन नहीं थी। तो किस कंपनी ने उसे डेवलप किया और आर्किटेक्चर कौन था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ही वॉज अ जर्मन आर्किटेक्ट एंड वॉज कमीशन विथ इंस्ट्रूमेंट टू स्टे क्लियर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ब्रिटिश और मुगल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, he used local materials like red sandstone and lime which were easily available। तो ये भी भाई साहब कंजूस बोल सकते हो या गरीब बोल सकते हो इन्हें भी आप। जैसे आपने लॉरी बेकर को बोला कि भाई गरीब आर्किटेक्चर था,
क्योंकि लोकली मटेरियल यूज़ कर रहे थे, बाहर से बुलवा के कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करवा रहे थे। तो ये भी लोकल जो मटेरियल था रेड सैंडस्टोन या लाइम्स, उन्हीं का यूज़ करके इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया इस आर्किटेक्चर का। सॉरी। थर्ड पॉइंट, प्रोमिनेंट फीचर्स, रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग विथ वाइट डोम्स विथ बिग courtyard एंड विंडोज। तो रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग थी बट उसमें वाइट डोम्स का यूज़ देखा, बड़े बड़े courtyard से आंगन देखे, विंडोज देखने को मिलती है यहाँ पे। Architecture by him is known as modern style of architecture as it resemble today's style building। तो इनका जो आर्किटेक्चर है वो मॉडर्न स्टाइल ऑफ, उनके आर्किटेक्चर को बोलते हैं मॉडर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट है ली कॉर्ब्यूसियर। भैया इनके नाम इतने टफ पड़ते हैं ना, इनका नामकरण भी होना चाहिए, जो जगहों का शहरों का नाम चेंज हो रहा है ना, इन लोगों का नाम भी चेंज होना चाहिए। ली को कर दो लोकेश। ली कॉर्ब्यूसियर, he was architecture and he was French architecture। तो first point French architect designed, next point he designed the city of Chandigarh on the pattern of well ordered matrix। तो चंडीगढ़ की सिटी का जो स्ट्रक्चर जो प्लान है इन्होंने डिजाइन किया था। Then next he conceived the idea of sector as self sufficient green belt। सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन बेल्ट मतलब नेचुरली पेड़ पौधों का उगने का जो नेचुरली ग्रीनरी का वो उन्होंने वो नहीं किया। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो जिसके बाद जगह भाई जो अमीर आदमी है गार्डन के लोग अपना गार्डन बनाते हैं। अब हम जैसे गरीब लोग अपने घर में गमले रख लेते हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन बेल्ट बना लिया। तो वही जो अपने अकॉर्डिंग जो सारी जो ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो सिटी है वो डेवलप किया। तो उसमें उन्होंने इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखा, ग्रीनरी का ध्यान भी रखा, पेड़ पौधों का लिए भी। तो वो उसे जो ग्रीन बेल्ट है तो सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन बेल्ट तभी इन्होंने वो किया। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन रेगुलर ग्रिड सिस्टम फॉर फास्ट मूविंग ट्रैफिक। रेगुलर ग्रिड सिस्टम वही सेम सिस्टम इस टाइप से जो शहर थे, रोड थे, इस टाइप से कटे हुए थे। किस चीज़ के लिए? फॉर फास्ट मूविंग ट्रैफिक। अब फास्ट मूविंग ट्रैफिक मतलब भाई जिस टाइम पे ये सिटी का डेवलपमेंट किया गया था, चंडीगढ़ का प्लान किया गया था, उस टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं था, मतलब इतने व्हीकल्स ही नहीं थे, ट्रैफिक कहाँ से होगा। बट प्लान किया फ्यूचर को देख के, क्योंकि व्हीकल्स आना स्टार्ट हो चुके थे। पता था इंसान आज गरीब है कल पैसा कमाएगा, अमीर बनेगा, अपनी अपनी सेपरेट कार लाएगा, बाइक्स लाएगा, तो ट्रैफिक बढ़ना ही बढ़ना है। तो फ्यूचर की चीज़ सोच के भाई साहब ने पूरा प्लान किया था। ऐसा नहीं कि बाद में छोटे छोटे रोड बना दूँ, पता है भाई इंसान पैदल निकलेगा, घोड़े से निकलेगा, तो सिंपल से पतले रोड बनाते हैं। जब उसके हेड में घर बन जाएंगे, उसके बाद जब बड़े व्हीकल्स तो उन्होंने देखे ही नहीं थे, ट्रक वगैरह तो भाई साहब के तो वही था नहीं। जब बाद में आएंगे, बाद के लोग तो उसको तोड़ के फिर रोड बनाएंगे। नहीं, फ्यूचर का सोच के ट्रैफिक सिस्टम को वो करके ध्यान में रखे भाई, अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा व्हीकल्स होंगे तो ट्रैफिक लगने के जाम हो सकता है ना भाई, निकलने में दिक्कत होगी। तो वो सब सारी चीज़ें फोकस करके सिटी को प्लान किया गया। सो ये सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर में सिर्फ इतना ही था, मतलब इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। बट अगर आप लोगों को कहीं से लगता है या फिर करंट अफेयर में कोई चीज़ काम की लगती है, करंट अफेयर में कोई चीज़ नई चीज़ एड ऑन होती है, या फिर कोई इस मॉडर्न आर्किटेक्चर की, ब्रिटिश या पोर्तुगीज़ या फ्रेंच आर्किटेक्चर की, या फिर कोई डच या डेनिश हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट अगर उन लोगों के आर्किटेक्चर की कोई चीज़ कभी करंट अफेयर में देखने को मिलती है तो फिर वो आपको अपने नोट्स में एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मैं थोड़ी ऐसा तो इस लेक्चर को फिर से ओपन करके इसमें अपने एडिट करके डाल सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा अपना करंट अफेयर पे फोकस करते हुए चलिए, कौन सी चीज़ करंट अफेयर में मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आ रही है, ताकि प्रिपरेशन बेटर हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।